शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशां होगा। राष्ट्रीय पर्वों पर शहीदों की स्मृतियों पर देश प्रेम की चर्चा होने पर हम में से सभी ने इन पंक्तियों का स्मरण सहज रूप से अवश्य किया होगा। किंतु क्या आप में से कोई भी अपवादों के सिवा ये बता सकता है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? वैसे कुछ लोग इसे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की और कुछ लोग अशफाक उल्लाह खां साहब की रचना कहते हुए मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाएंगे कि हमारी आज की कड़ी आधारित है पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी पर, तो शायद ये उनकी रचना हो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि सत्य तो यह है कि इन पंक्तियों के रचयिता थे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मुरादाबाद नामक स्थान के कवि पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी। क्यों, सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ ना? लेकिन यह आश्चर्य नहीं, एक विडंबना है हिंदी साहित्य की कि हमारी अप्रतिम, अति विशिष्ट और विश्व की किसी भी रचनाओं से श्रेष्ठ रचनाएं और रचनाकारों के बारे में हमें ज्ञात ही नहीं है। और वो कहते हैं ना कि जो राष्ट्र अपने शहीदों और साहित्यकारों को विस्मृत कर देता है, उसका स्मरण तो इतिहास में भी कभी नहीं किया जाता। हमारी इस साहित्य श्रृंखला की सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश है कि हम अपने साहित्य रचनाकर्म और रचनाकर्मियों का स्मरण करते रहें, स्वयं भी और आपको भी कराते रहें, ताकि आपकी और हमारी रुचि अपने साहित्य में बनी रहे। आज की कड़ी में हम एक ऐसे ही कवि की चर्चा करेंगे जिनकी रचनाएं हम सब ने खूब पढ़ी हैं, खूब सुनी हैं और हम में से अधिकांश को वो कंठस्थ भी हैं। किंतु उन रचनाओं के रचयिता राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित पंडित सोहनलाल द्विवेदी हैं, इससे भिज्ञ नहीं हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़ियां चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। बचपन में माँ की उंगली पकड़कर स्कूल से वापस आते समय अपनी तोतली आवाज में हम सब ने इस कविता को खूब जिया है, और अपने कांपते हुए हाथों से बस्ता लेकर पोते की उंगली पकड़कर आज भी घर आते समय अपने पोते से यही कविता सुनकर चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन मानो खिलखिलाकर हंस देता है। बचपन के सजीले संसार को रचने वाले कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को ग्राम सिजौली, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील में है, पंडित बिंदा प्रसाद द्विवेदी के घर हुआ था। पंडित बिंदा प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वो गल्ले की दुकान चलाते थे और बड़ी ही प्रतिष्ठा थी उनकी कस्बे में। उनकी प्रतिष्ठा ये समझिए किसी न्यायाधीश की तरह थी, जो लोगों के दुख निवारण करते थे, समझौता मदद करते रहते थे। इनके बड़े भाई का नाम था मोहनलाल द्विवेदी। 7 वर्ष की आयु में ही पिताजी का देहांत हो गया, किंतु बड़े भाई मोहनलाल ने किसी भी तरह का अभाव या दुख परिवार को आभास नहीं होने दिया। संपन्न परिवार था ही तो सब कुछ आराम से चल रहा था। जिन दिनों बिंदकी के प्राथमिक विद्यालय में नन्हे सोहनलाल जी पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हो रहा था। इस अवसर पर स्कूल को फूलों से सजाया गया, मिठाई बांटी जा रही थी, सभी बच्चे मिठाई लेकर खुश हो रहे थे। लेकिन तभी नन्हे सोहनलाल ने यह कहकर मिठाई लेने से इनकार कर दिया कि मास्टर साहब, गुलामी की मिठाई खाने से बेहतर है कि हम आजादी के चने चबाएं। पूरा स्कूल सन्न रह गया था। पूरे कस्बे में इस बात की चर्चा होने लगी कि बिंदा बाबू का लड़का तो इस उम्र में ही क्रांतिकारी बन गया है। उन्हीं दिनों गणेश शंकर विद्यार्थी फतेहपुर आए। नन्हे सोहनलाल उनका भी भाषण सुनने गए। सभा स्थल पर ही गणेश शंकर विद्यार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब नन्हे सोहनलाल इससे बहुत ही प्रभावित हुए और राष्ट्र प्रेम का जो बीज उनके भीतर था वो अब धीरे धीरे पल्लवित होने लगा। भावनाएं भाषा बनकर बाहर निकलने लगी थी। जंजीरों से चले बांधने आजादी की चाह, जंजीरों से चले बांधने आजादी की चाह, घी से आग बुझाने को सोची है सीधी राह, हाथ पांव जकड़ो जो चाहो है अधिकार तुम्हारा,
हाथ पांव जकड़ो, जो चाहे है अधिकार तुम्हारा, जंजीरों से कैद नहीं हो सकता हृदय हमारा। गणेश शंकर विद्यार्थी की बलिदानी भावना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग कर आजीवन खादी धारण करने का संकल्प ले लिया। अच्छा, खादी प्रेम से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक किस्सा है, मैं बताता हूं आपको। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का विवाह तय हुआ। लोगों ने उनसे दूल्हे का जोड़ा पहनने को कहा, तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो खादी के सिवा कोई और वस्त्र नहीं पहनेंगे। लोगों ने बहुतेरा समझाया उन्हें कि भैया, आप दूल्हा बनने जा रहे हो, खादी के सिपाही नहीं। सोहनलाल का जवाब था कि दूल्हा बनना तो आसान है, लेकिन खादी का सिपाही बनना बेहद कठिन। बहरहाल बहुत लोगों के समझाने बुझाने पर भी वो अड़े रहे और अंततः राम प्यारी देवी के रेशमी आंचल से सोहनलाल के खादी के पटके की गांठ जोड़ी गई और विवाह संपन्न हुआ। पंडित सोहनलाल द्विवेदी को साहित्य में एक राष्ट्रवादी, देश प्रेमी, ओज के कवि जैसे विशेषणों से जाना जाता है, किंतु प्रेम और श्रृंगार की सरसता किसी झरने की तरह उनकी रचना में भी फूटती है, भले ही उसका उद्गम राष्ट्र प्रेम की पहाड़ी से क्यों ना होता हो। वो लिखते हैं, नैनों की रेशम डोरी से, अपनी कोमल बरजोरी से, नैनों की रेशम डोरी से, अपनी कोमल बरजोरी से, रहने दो इसको निर्जन में, बांधो मत मधुमय बंधन में, एकाकी ही है भला यहाँ निठुराई की झकझोरी से, नैनों की रेशम डोरी से, अपनी कोमल बरजोरी से। सोहनलाल जी का प्रेम सिर्फ निष्ठुरता के उलाहने ही नहीं देता है, जो कि प्रेम का आरंभिक चरण होता है, बल्कि वो प्रेम की अनंत ऊंचाइयों पर भी अपने उदात्त स्वरूप में प्रकट होता है, जिसे समर्पण कहते हैं। किसी भी रचनाकार की संवेदना और दृष्टि में जब तक प्रेम के उच्चतम शिखर, उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचने की ललक नहीं होती, तब तक वो प्रेम अधूरा ही माना जाता है, अब चाहे वो देश के प्रति हो या फिर नायिका के प्रति। पंडित सोहनलाल द्विवेदी का प्रेम इस तर्क पर खरा उतरता है। समर्पण का उच्चतम भाव उनकी कविता में भी छलकता है। मैं मंदिर का दीप तुम्हारा, मैं मंदिर का दीप तुम्हारा, जैसे चाहो इसे जलाओ, जैसे चाहो इसे बुझाओ, इसमें क्या अधिकार हमारा, मैं मंदिर का दीप तुम्हारा, मैं मंदिर का दीप तुम्हारा, जस करेगा ज्योति हरेगा, जीवन पथ का तिमिर हरेगा, होगा पथ का एक सहारा, मैं मंदिर का दीप तुम्हारा। सन 1927 पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने अब उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के उच्च और राष्ट्रीय विचारों से पोषित विश्वविद्यालय में उस समय अक्सर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे विभूतियों का आगमन होता ही रहता था। उधर आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जैसे मनीषियों की संगत थी। सो सोहनलाल जी का कवित्व यहाँ पर निखरने लगा। उनकी कविता में अब धीरे धीरे धार आना शुरू हो गई थी। विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव था। कवि सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई सोहनलाल द्विवेदी को। महामना मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष थे। उस समय आजादी का जोश बच्चे बच्चे के दिल में मचल रहा था। ऐसे में जब सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी ओजस्वी आवाज में अपनी कविता राणा प्रताप का पाठ किया तो सारा पांडाल तालियों से देर तक गूंजता रहा। उन्होंने पढ़ा, माणिक मणिमय सिंहासन को कंकड़ पत्थर के कोनों पर, सोने चांदी के पात्रों को पत्तों के पीले दोनों पर, वैभव से विहल महलों को कांटों की कटु झोपड़ियों पर, मधु से मतवाली बेलाएं भूखी बिलखती घड़ियों पर, रानी कुमार सी निधियों को माँ के आंसू की लड़ियों पर, राणा तुमने अपने को लुटा दिया आंसू की फुलझड़ियों पर। इस घटना के बाद तो पंडित महामना मदन मोहन मालवीय सोहनलाल जी से विशेष स्नेह करने लगे। नतीजा, कॉलेज में ही सोहनलाल जी ने एक संस्था बना ली, नाम रखा सुकवि समाज। इस संस्था में नए छात्रों को कविताओं को लिखना, पढ़ना और सुनना सिखाया जाता था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके सहपाठी थे, तो उन्हें बना दिया इन्होंने संयुक्त मंत्री। हजारी प्रसाद जी साहित्यकार तो बन गए, लेकिन कविता उनका क्षेत्र नहीं रहा, और वो इस बात को स्वीकारते भी हैं कि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की प्रेरणा से ही वो साहित्यकार बने।
बहरहाल आज़ादी का ये वो दौर था जब अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध चारों तरफ हुंकार भरी जा रही थी। ऐसे में सोहनलाल द्विवेदी की भैरवी संग्रह प्रकाशित हो चुकी थी और उसकी पहली कविता क्रांतिकारियों का स्वर बन चुकी थी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, बंदनी माँ को न भूलो राग में जब मस्त झूलो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला दो, जब हृदय का तार बोले श्रृंखला के बंद खोले, हो जहां बल शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी की तरह अब पंडित सोहनलाल द्विवेदी को भी देशभक्ति और ऊर्जा से ओतप्रोत रचनाएं लिखने वाले ओजस्वी कवियों की पंक्ति में रखा जाने लगा। हालांकि सोहनलाल द्विवेदी की प्रखरता के कारण उन्हें क्रांतिकारी और राष्ट्रीय चेतना को विप्लवकारी रूप में जागृत करने वाला कवि माना गया है, जबकि वो स्वयं गांधीवादी खद्दरधारी थे। हो सकता है सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का सानिध्य और ओज उन्हें प्रेरित करता था, तभी तो वो आह्वान करते हैं, न एक हाथ शस्त्र हो, न एक हाथ अस्त्र हो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जान बिखर, रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। बस क्रांति की ऐसी ही कविताएं लिखते हुए कॉलेज में धीरे धीरे आ गया वक्त 1930। अब सोहनलाल द्विवेदी ने बीए पास कर लिया था। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महात्मा गांधी आ रहे हैं, ये समाचार सुनते ही पूरे परिसर में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी के विचारों से पंडित सोहनलाल जी बेहद प्रभावित थे और अब इस अवसर पर वो उन्हें कौन सी भेंट दें, इसी उधेड़-बुन में अचानक विचार कौंधा, क्यों ना खादी पर एक गीत लिखा जाए, क्योंकि खादी उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक थी। बस फिर क्या था, एक नए उत्साह उमंग से रच दी एक कविता जिसने खादी की भावनात्मक अपनेपन से सभी को जोड़ दिया। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा, खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा, खादी को देख देख अब दुश्मन का दिल ठहराता है, खादी का झंडा सत्य शुभ्र अब सभी ओर फहराता है, खादी ही बढ़ चरणों पर नूपुर सी लिपट मना लेगी, खादी ही भारत से अब रूठी आज़ादी को लाएगी। इस कविता को सुनकर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और पंडित सोहनलाल द्विवेदी को मानो गांधीवाद के दर्शन को एक स्वर देने का अवसर मिल गया। गांधीवाद की अहिंसात्मक क्रांति और सुधारवाद को काव्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने में अब वो लग गए। अनेकों प्रयाण गीत लिखे, प्रभात फेरी, गांवों में किसान, दांडी यात्रा, बढ़ो अभय, जय जय जय, राष्ट्रीय निशान, कितने ही गीत लिखे जो आज़ादी की पहचान बन चुके थे। उधर भैरवी के प्रकाशन के बाद दूसरा काव्य संग्रह जो उनका प्रकाशित हुआ, उसमें राष्ट्रीय चेतना की जागृति के ही गीत संकलित थे, जिसमें गांधीवाद के दर्शन होते थे। इसमें बापू के प्रति, सेवाग्राम, उगता राष्ट्र, ओ नौजवान, जागरण, बेतवा का सत्याग्रह, राजबंदी जैसी तमाम कविताएं हैं। सोहनलाल द्विवेदी ने सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु एंड्रूज और सरदार पटेल समेत तमाम विभूतियों पर भी कविताएं लिखी और ऐसी ही एक कविता है बापू के प्रति, युगावतार गांधी, जिसे हम सब ने खूब सुना है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर, जिस सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रति मूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुझको प्रणाम। भाषा की ऐसी स्पष्ट सुघड़ता ही द्विवेदी जी की पहचान थी। उनका सरल सहज सौम्य स्वभाव उनकी कविता में भी उतर आता था। वो किसी अलंकारों का जाल नहीं बुनते थे,
बिंबों में उलझाते भी नहीं थे और ना ही प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहते थे। वो तो बस सीधे मन से मन का संवाद करते और इसीलिए वो भावों के उस बारीक तार को पकड़कर अपनी बात कहते जो हृदय को झंकृत कर देता है। द्विवेदी जी की दृष्टि जितनी प्रखर है उतने ही वो संवेदनशील भी। वो ओज के ही नहीं सोज के भी कवि हैं। प्रकृति का प्रायः सभी कवियों ने खूब चित्रण किया है और छायावाद में तो इसका स्वरूप खूब निखरा है। लेकिन छायावाद के पहले ही प्रकृति का सरस चित्रण करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत, आया बसंत सरसों खेतों में उठी फूल, बौरें आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। प्रकृति का सौंदर्य सिर्फ लुभाता ही नहीं है बल्कि उन्हें प्रेरित भी करता है। सोहनलाल द्विवेदी का प्रकृति सौंदर्य विलक्षण है और इनकी दृष्टि अनूठी, क्योंकि हिम शिखर इन्हें मुकुट सरीखा नहीं लगता और ना ही नदियां बल खाती नायिका की कमर। वो तो इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर बेसुध भी नहीं होते बल्कि दिन प्रतिदिन की जटिलताओं से ऊपर उठने की प्रेरणा लेते हैं। यानी प्रकृति से भी प्रेरणा लेने वाले कवि हैं पंडित सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पंडित सोहनलाल द्विवेदी प्रकृति को खुली आंखों से महसूस करते थे और फिर अपनी लेखनी की तूलिका से शब्दों के रंग भरकर उसके ऐसे सतरंगी चित्र उकेरते कि उनका काव्यगत शिल्प आत्मा में उतर जाता है। एक कविता है ओस पे लिखी है। सुबह का वक्त है, ओस हरी हरी धूप पर बिखरी है और उसको देखकर कवि क्या सोचता है, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ जाता है ये उज्जवल हीरों की करियां, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यों चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यों दमदम, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग पर बिखरे हुए हैं रतन नाना, जी होता इन ओस कणों को अजूरी में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाऊं। राष्ट्रवाद, प्रकृति, श्रृंगार, देश प्रेम और प्रेरक साहित्य रचने वाले सोहनलाल द्विवेदी जी ने काशी विश्वविद्यालय से वकालत पढ़ी थी और सारा जीवन फतेहपुर में रचना कर्म करने के साथ साथ वकालत भी करते रहे। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है वकालत से जुड़ा हुआ कि द्विवेदी जी के बड़े भाई इन्हें वकालत पढ़ने के लिए विलायत भेज रहे थे। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन जब ये विलायत जाने की अनुमति लेने महामना मदन मोहन मालवीय जी के पास गए तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जो देश राष्ट्रगुरु रहा हो उसके विद्यार्थी कहीं पढ़ने नहीं जाते, बल्कि उनसे पढ़ने लोग आते हैं। मुझे देखो, मैं ही कब विलायत गया हूं, यहीं रहकर पढ़ाई करो सोहनलाल, राष्ट्र को तुम्हारी जरूरत है। और बस सोहनलाल द्विवेदी इसके बाद विदेश नहीं गए। वो काशी में ही पढ़ते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए एक पूरी तरुणाई को अपने काव्य से लाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। मातृभूमि से बहुत प्रेम था उन्हें। वो लिखते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, जन्मे जहां थे रघुपति जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई थी वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म देकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया, ये युद्ध भूमि मेरी ये बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी यह जन्मभूमि मेरी। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का बहुआयामी व्यक्तित्व एक और जहां कवि के रूप में प्रसिद्ध है, वहीं सन 1938 से लेकर 1942 तक वो दैनिक अधिकार के भी संपादक रहे। कुछ दिनों तक बाल सखा पत्रिका का संपादन भी किया।
उनकी रचनाओं में वासदत्ता, कुणाल, विश्वान, युगाधार, पूजा गीत, जय गांधी समेत अनेक संग्रह हैं। पंडित जी ने बाल साहित्य भी खूब रचा। बच्चों के बापू, बांसुरी, झरना, चेतना, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, कितने ही उनके संग्रह हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी बच्चों के लिए सरल शब्दों में शिक्षाप्रद कविताएं लिखने में सिद्धस्त कवि माने गए हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पर्वत कहता शीश उठाकर जैसी प्रेरक रचनाओं के समानांतर उनकी रचना में बाल मन की इच्छाएं भी कमाल की हैं। तभी तो वहां भी वो बाल चेतना को ही जागृत करते रहते हैं। उनकी कविता है, अगर कहीं मैं पैसा होता, अगर कहीं मैं पैसा होता, पढ़े लिखों से रखता नाता, मैं मूर्खों के पास न जाता, दुनिया के सब संकट खोता, अगर कहीं मैं पैसा होता, जो करते दिन रात परिश्रम, उनके पास नहीं होता कम, बहता रहता सुख का सोता, अगर कहीं मैं पैसा होता, व्यर्थ विदेश में नहीं जाता, निज स्वदेश में ही मंडराता, भारत आज न ऐसे रोता, अगर कहीं मैं पैसा होता। कितनी प्रासंगिक हैं ये पंक्तियां। किसी भी रचनाकार का आकलन उसकी रचना की प्रासंगिकता और वर्तमान संदर्भों से ही किया जाता है, और पंडित सोहनलाल द्विवेदी का रचना कर्म इस दृष्टि से आज भी प्रासंगिक है। ऐसी एक कविता है जिसमें बच्चों को वो मीठा बोलने की सलाह देते हैं, और वो भी कितने प्यारे ढंग से। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे मीठे गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठा होता दाख छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठे रसगुल्ले हैं अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। पंडित सोहनलाल द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्वाभिमानी, अंतर्मुखी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे जिनका आदर सभी करते थे, किंतु साहित्य की दुनिया के उठापटक, सामाजिक संस्कार और संबंधों का उपयोग करने की कला से वो सर्वथा अनभिज्ञ थे। इसलिए उन्हें वो प्रसिद्धि और सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो सच्चे अधिकारी थे। 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 76 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील दूर दांडी मार्च किया। ये इतिहास कहता और सबको याद है। उस समय अंग्रेजी सत्ता को ललकारते हुए पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था, या तो भारत होगा स्वतंत्र कुछ दिवस रात्रि के प्रहरों पर, या शव बनकर लहरेगा शरीर मेरा समुद्र की लहरों पर। विडंबना देखिए, आज दांडी यात्रा में पंडित सोहनलाल द्विवेदी का कहीं कोई नाम नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के पाठ्यक्रम में सन 2007-8 से छठे क्लास में यानी कि 6वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता पढ़ाई जा रही है, लेकिन रचनाकार के रूप में उनका नाम नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता, कोई बताने को तैयार नहीं। मुंबई के एक साहित्य सुधी पंडित देवमणि पांडे ने इस ओर सरकार का ध्यान अभी हाल ही में आकृष्ट कराया है। इतना ही नहीं, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी इसी कविता को कई वर्षों तक अनेक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित मंचों पर अपने बाबूजी यानी हरिवंश राय बच्चन की कविता कहकर पढ़ते रहे हैं। बाद में 2015 में एक ट्वीट करके उन्होंने भूल सुधार किया कि नहीं, ये कविता उनके बाबूजी ने नहीं बल्कि पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। और आप अगर सोच रहे हैं कि वो कौन सी कविता है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको अवगत करा दूं, इस कविता को अनेकों बार आपने सोशल मीडिया से लेकर यत्र तत्र हर जगह सुना होगा। और वो कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने अपने गीतों से, कविताओं से इतना कुछ रचा है, इतना कुछ दिया है कि उनकी जय जयकार हर युग में होती रहेगी। सन 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित पंडित सोहनलाल द्विवेदी 1 मार्च 1988 को इहलोक प्रस्थान कर गए, किंतु उनकी सीख हर मोड़ पर आज भी हम सबको प्रेरित करती रहती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन्हीं भावों के साथ राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी को सादर नमन। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर विचारों से हमें अवगत कराते रहिए। आपके विचार बनते हैं हमारी प्रेरणा। और अब इस वादे के साथ होगी फिर मुलाकात किसी एक नए कवि के रचना कर्म के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनुमति अपने दोस्त को। नमस्कार।